हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोकस क्विल, जहां पढ़ाई होगी स्मार्ट तरीके से बिना बोरिंग लेक्चर के। अगर आप भी चाहते हो कि एग्ज़ाम में सिर्फ वही चीज़ें आएँ जो आप पढ़ो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया जर्नी, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने की। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, यानी कि जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो लार में पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथियों से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लार ग्रंथि से रोज 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है, अर्थात जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो हर रोज 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती हैं। लार का पीएच मान 6.8 होता है। हालांकि इसका पीएच मान खाने से पहले और खाने के बाद क्रमशः 7.5 से 6.5 के मध्य परिवर्तित होता है। सभी लार ग्रंथियाँ जो लार स्रावित करती हैं उसमें 90% जल और 1% पाचक एंजाइम निकलते हैं, यानी कि जितनी भी लार ग्रंथियां हैं जो लार स्रावित करती हैं उसमें 99% जल और सिर्फ 1% पाचक एंजाइम निकलते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में टाइलिन निकलता है, यानी कि जो पाचक एंजाइम निकलते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। मेंढक तथा व्हेल में लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। मेढक तथा व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। मेढक तथा व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? यानी कि दिए हुए ये लोमड़ी, बाघ, कुत्ता और खरगोश में से सबसे अधिक लंबी आंत किस जानवर की होती है? तो सबसे अधिक लंबी आंत जो होता है वो खरगोश का होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है, यानी कि पाचन तंत्र में जो रस मौजूद होता है उसमें निम्न में से कौन सा शामिल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? और ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। इम्पोर्टेंट विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, अर्थात रातों को न दिखाई देना, रतांधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों की सूखापन, आँखों की रोशनी कम होना, सूखी आँखें, ये सारे रोग विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। विटामिन ए के कमी के कारण होते हैं। विटामिन B1 थियामिन बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। थकान, मांसपेशियों की कमजोरी और दिल की धड़कन तेज होना, ये सारे कमी विटामिन B1 की कमी के कारण होते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, चेहरों पर फटने, जीभ में सूजन, होठों में दरारें, जीभ में जलन, ये सारे विटामिन B2 की कमी के कारण होते हैं। विटामिन B3 के कारण
पेलाग्रा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेलाग्रा बीमारी कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 नियासिन। और डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस ये सारी बीमारियां विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। थकावट, पेट दर्द, सिर दर्द बहुत कम मामलों में कमी होती है। ये सारे विटामिन B5 की कमी के कारण होते हैं। विटामिन B6 एनीमिया, तंत्रिका समस्याएं, चिड़चिड़ापन, दौरे, ये सब विटामिन B6 के कारण होते हैं। विटामिन B7 बायोटीन, बाल झड़ना, स्किन में रैश, दुर्लभ कमी, ये सारे विटामिन B7 के कारण होते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कमजोरी, थकान और गर्भ में दोष, ये सारे विटामिन B9 की कमी के कारण होते हैं। विटामिन B12 कोबालामिन की कमी से पर्नीशियम एनीमिया, नर्व डैमेज और थकावट जैसी समस्याएं विटामिन B12 के कारण कमी के कारण होते हैं। विटामिन C के कारण स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में खून, थकान, कमजोरी, ये सारे कमी विटामिन B की कमी के कारण होते हैं। विटामिन D रिकेटस बच्चों में या ओस्टियोमलेशिया बड़ों में, बच्चों में रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया बड़ों में, हड्डियों का कमजोर होना, दर्द, ये सारे विटामिन D के कमी के कारण। विटामिन D जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन E में मांसपेशियों की कमजोरी, नर्व डैमेज और दुर्लभ कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है विटामिन E की कमी के कारण। विटामिन K खून का न जमना, खून बहना, चोट लगने पर ज़्यादा खून निकलना जैसी ये समस्याएं विटामिन K के कारण होती हैं। जो विटामिन K होता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अकल की दांत निकलती है, यानी जो अक्ल की दांत होती है वो सामान्यतः किस उम्र में निकलती है? तो अक्ल की दांत जो है वो 18 वर्ष के बाद निकलती है। 18 वर्ष की उम्र के बाद अक्ल की दांत निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी होती है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं? अर्थात ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही निकलते हैं, ऐसे दांतों की संख्या 12 होती है। तो D सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारा दंतवल्क यानी कि इनामेल जो होता है वो किससे बना होता है? तो इनामेल जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनामेल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनामेल दांतों के ऊपरी परत को कहा जाता है। दांतों के ऊपरी परत को कहा जाता है इनामेल। ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। मुख से स्टार्ट होकर छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। और बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। और छोटी आंत का जो लंबाई होता है वो 6 से 8 मीटर होता है। अगला प्रश्न, मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? मतलब जो लार का पीएच होता है वो लगभग कितना होता है? तो लार का पीएच 6.8 होता है। सामान्यतः 6.8 होता है, लेकिन खाना खाने के पूर्व तथा खाना खाने के बाद ये 7.5 से 6.5 के बीच होता है। 7.5 से 6.5 के बीच होता है। पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तो यह क्षार होता है। ये क्षार होते हैं। और
7 से कम हो तो अम्ल होते हैं, 7 से कम हो तो अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं, 7 से कम हो तो अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया जो होता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया एक बीमारी का नाम है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। यकृत लीवर को बोलते हैं, यकृत लीवर को बोलते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये लगभग 1.5 kg तक होती है, 1.5 kg, यह लगभग 1.5 kg तक होती है लीवर में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।